हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, एक बार मैं हमेशा की तरह रिपीट करूंगी कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। देखो, ये चैप्टर जो बेस्ड है वो फुली एनसीईआरटी पे बेस्ड है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है तो उससे चैप्टर को रीड आउट कराना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें बीच बीच में कुछ फालतू की चीजें दी होती हैं जिससे हम अपने कंसेप्ट से हिल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से सभी चीजों को एक नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और ये वो नोट्स हैं। एनसीईआरटी में जो चैप्टर 10 से 12 पेजेस का होता है वो नोट्स में मुश्किल से 4 to 5 पेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम पेजेस हो जाते हैं। तो आज की कंसेप्ट की क्लास में पहले हम नोट्स को यूज करते हुए सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये नोट्स मैं साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपलोड भी करा दूंगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी इन नोट्स की। अगर आप फ्यूचर में उसको रिवाइज करना चाहेंगे तो पीडीएफ अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लेना और उससे इन नोट्स को देख लेना। और इस क्लास से सारे कंसेप्ट्स को सरल भाषा में समझने के बाद अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे, समझेंगे उसमें से किस तरीके से चीजों को डिलीट करना है, किन को पढ़ना है, और क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास, जैसे मैंने बताया, कंसेप्चुअल क्लास है। कंसेप्चुअल क्लास का मतलब क्या है कि लर्निंग पे फोकस मत करो, सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जो भी मिक्सचर, कंपोनेंट, जो भी वर्ड्स यूज होंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से तुम्हें क्लियर होना चाहिए आफ्टर दिस क्लास। और आफ्टर दिस क्लास, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी। वो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन अपने लिए सोचो कि क्या मुझे वो 3 क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाया। अगर कर पाया तभी इसका मतलब है क्लास वर्थफुल रही। अगर पूरी क्लास लेने के बाद वो 3 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्लास बिल्कुल बेकार गई तुम्हारी। तो इसीलिए ध्यान से समझो मैं क्या समझा रही हूँ। लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग खोल के चीजों को समझो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, सब्सटेंस मतलब चीजें। ठीक है, चीजों को अलग करने की बात हो रही है यहाँ। तो इसमें सबसे पहली टर्म आई है मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इस वर्ड को घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये वही मतलब है जो नॉर्मल भाषा में यूज होता है इसका, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिक्स, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को अगर हमने मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया? मिक्सचर, चीजों का मिक्सचर। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखिए डेफिनेशन? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर वो चीज है जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलके बनी है। अब इसमें एक नई टर्म देखो, जब भी कभी नया चैप्टर पढ़ो ना बेटा, तो जब भी कोई नई टर्म आए ना, तो नॉर्मली मैंने क्या देखा है, बच्चे क्या करते हैं, ये आदत होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन पढ़ी, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मोर और 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। अब मुझे प्योर थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो बच्चों का तरीका क्या होता है? स्किप इट, स्किप कर दो इसको स्किप करो और आगे चलो, जो कि सबसे गलत तरीका है। बल्कि मेरी तरफ से तुम बात मानो, तो जब भी कोई लाइन पढ़ो, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, तो इज ए विच, इनको स्किप करो और पकड़ना किसको है? पिछली क्लास में मैंने बताया था सॉर्टिंग वाले चैप्टर में, जो डेफिनेशन याद करनी है ना बेटा। एक बात और बताती हूँ, सिर्फ समझने के साथ साथ ये भी समझो कि अपना आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। जब भी कोई डेफिनेशन लर्न करनी हो, सॉर्टिंग वाले चैप्टर में मैंने क्या सिखाया था वही सिखा रही हूँ कि इतनी लंबी डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उस डेफिनेशन में जो की वर्ड्स हैं उनको पकड़ लो, और आगे पीछे के वर्ड्स तो हम लगा ही लेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ की बात करते हैं, मिक्सचर की डेफिनेशन मुझे कुछ पूछेगा तो मुझे पता है मिक्सचर एक सब्सटेंस है जो मेड अप होता है 2 या 2 से ज्यादा, किससे? प्योर सब्सटेंस से। ठीक है, तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बनता है 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस। अब प्योर क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, दुनिया में जितनी भी सब्सटेंस है ना, चीजें हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं बड़े इजीली, एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर मतलब जिसमें सिर्फ वो है, कुछ नहीं मिला हुआ। और मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें कुछ मिला हुआ है। ठीक है,
जैसे अभी मैं तुमको थोड़ा सा गलत मीनिंग बता रही हूँ, बट तुम समझो, तुम्हारे लेवल पे मैं उसको उतना डीपली नहीं ले जा सकती, क्योंकि फिर तो वो एलिमेंट्स वगैरह पे जाता है। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मान लो आपके पास एक एप्पल है, तो ये एप्पल है, ये प्योर एप्पल है। लेकिन अगर मैं इसका बनाना एप्पल शेक बना देती हूँ, ठीक है, तो एप्पल शेक में क्या आ जाएगा, 2-3 चीज आ जाएंगी ना, एप्पल, मिल्क, शुगर, तो ये बन जाएगा मिक्सचर। प्योर मतलब जो बिल्कुल प्योर है, जो अकेला है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और जब एक से ज्यादा मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास 3 बॉक्सेस है, ठीक है, इसमें प्योर सब्सटेंस है, इसमें प्योर सब्सटेंस है, इसमें प्योर सब्सटेंस है। इन तीनों को अगर तुम मिला दोगे, प्योर प्योर प्योर, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। और पूछूंगी मैं इसमें क्या क्या, कितने प्योर क्या मिलाया तुमने, तो पहला P1 P2 P3 बना के ये मिक्सचर बना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डीप बता रही हूँ, लेकिन अगर समझ पाओ तो देखो समझना। अब मान लो ये तो बन गया P1 P2 P3, और इनसे बन गया एक मिक्सचर जिसको मैंने नाम दे दिया M1। M1 बन गया। अब मैंने M1 और P1 को मिला दिया, क्या लिया, P1 P2 P3 लगे M1 लिए थे, इस M1 को लिया और इस P1 को लिया, तो जो नई चीज बनी वो भी एक मिक्सचर है, ठीक है, उसको नाम दे दिया M2। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा M2 में क्या मिला है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी M1 और P1 मिला है, मुझे प्योर चीजें बतानी है। तो M1 के लिए बताऊंगी P1 P2 P3 मिला है, और साथ में P1 और मिला है, तो तब जाके ये M2 बना है। यानी किसी भी मिक्सचर को अगर एक्सप्लेन करना है, तो उसके अंदर होने वाले मिक्सचर्स नहीं, अगर उसके अंदर कोई मिक्सचर भी है तो उस मिक्सचर को भी प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करो और फिर बताओ कि वो किससे बना है। क्लियर है, समझ आया मैंने क्या बोला। इतना डीपली समझने के लिए जाना, लर्निंग में इतना कुछ डीप नहीं है। लर्निंग में बेटा बस आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, लेकिन देखो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपने दिमाग को लगाना बहुत जरूरी है। आगे आगे एग्जाम्स टफ ही होने वाले हैं, इजी नहीं होने वाले। रट्टाफिकेशन वाले बच्चे जरा थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी चेंज करो पढ़ाई की, क्योंकि रटना नहीं काम आएगा, समझना ही काम आएगा। इतना छोटा सा दिमाग है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, कैसे करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए रादर देन लर्निंग, टेक्निक्स लगाओ जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सको। तो दोबारा आते हुए क्या बोला गया मुझे, चैप्टर का नाम है सेपरेशन, चीजों को अलग करने सिखाएंगे। लेकिन अलग करने से पहले बताया कि मिक्सचर क्या होता है, याद हो गया क्या होता है, सब्सटेंस होता है, कीवर्ड याद रखो, सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस, जो मेडअप होता है, किससे मेडअप होता है, 2 या 2 से ज्यादा, क्या 2 या 2 से ज्यादा, प्योर सब्सटेंस। अगर इतना याद कर लिया 4 वर्ड्स, तो फिर बना लो। अब बनाओ, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, बस। और फिर जैसे मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, हमेशा एग्जाम्पल तो लिख के ही आने हैं, डेफिनेशन मतलब एग्जाम्पल। क्या मिक्सचर होता है, सी वाटर, सी वाटर में पानी होता है, नमक होता है, बहुत सारे अदर मिनरल्स होते हैं। टी, चाय में टी लीव्स होती हैं, ठीक है, टी लीव्स हो गई, वाटर, शुगर एक्सेट्रा। एंड एयर, एयर में क्या होता है, एयर कौन सा मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है बच्चों, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक से ज्यादा चीज मिल गई ना, तो इसका मतलब वो मिक्सचर हो गया। क्लियर है। थोड़ा देखो बच्चों, थोड़ा टाइम लगा के समझाती हूँ, लेकिन इस तरीके से समझाती हूँ कि तुमको रटना ना पड़े, आधा चैप्टर याद हो जाए। मेरे साथ आधे आधे घंटे की 2 क्लासेस लोगे ना, तो उसके बाद सीधा पेपर में बैठ भी जाओगे ना, तब भी फेल नहीं होके आओगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि चैप्टर को समझो साथ साथ, और दिमाग में इतना बिठा लो कि अगर मुझे टाइम ना मिले पढ़ने का और सडनली मेरे सामने पेपर रख दिया जाए, तो मैं इतना तो कर लूंगा कि बेटा मैं पास तो बड़े आराम से हो जाऊंगा, हो सकता है बहुत अच्छे नंबर भी ले, ठीक है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है दोबारा पढ़ते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर एक सब्सटेंस है जो बनता है 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से। एग्जाम्पल याद कर लेंगे हम। अब बात आती है कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कॉम्पोनेंट्स मतलब उसके पार्ट, कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट, पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। यानी कि एक मिक्सचर में क्या बोल रही हूँ, पहले सुन लो मुझे, बाद में डेफिनेशन में जाना। एक मिक्सचर में जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर, प्योर समझ गए ना। देखो, एक एप्पल लिया, एक मिल्क का गिलास लिया, शुगर लिया, ये सब प्योर सब्सटेंस है, और इनको मिला के जो बना दैट इज मिक्सचर, यानी कि जो शेक बना। और एग्जांपल लेते हैं, सी वाटर में क्या होता है, वाटर होता है,
मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम्स वगैरह, ठीक है, सॉल्ट वगैरह सब होते हैं, ये सब प्योर सब्सटेंस है और इनसे मिलके जो बना उसे क्या बोला हमने, मिक्सचर। और ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको हम बोल देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या है, सिंपल लैंग्वेज, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो प्योर सब्सटेंसेस जिनसे मिक्सचर बना है वो। अब मैं इनकी डेफिनेशन क्यों लर्न करूं, मैं सिंपल बोलूंगी, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, वो सारे प्योर सब्सटेंस, कीवर्ड क्या है, प्योर, वो सारे प्योर सब्सटेंस जिनसे मिक्सचर बना है, दैट इज कंपोनेंट्स। तो मेरे को अगर कोई डेफिनेशन लिखने को बोल देगा तो जरूरी नहीं कि मुझे रटना पड़े, मैं सीधा बताऊंगी, मैं सबसे रफ लैंग्वेज देखती हूँ तुम बच्चों की तरह, मुझे फैंसी लैंग्वेज नहीं, रफ में बताऊँ तो प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि कीवर्ड क्या है, प्योर, प्योर सब्सटेंसेस विच मेक अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बस खत्म, जबरदस्ती थोड़ा ना लर्न नहीं करना, ये तो तुम्हारे ऊपर है, लर्न कर सकते हो तो वेरी गुड बेटा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समझ के लिख सकते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल, तो जैसे मान लो अब एक मिक्सचर ले लो एयर, तो एयर के प्योर सब्सटेंसेस कौन हो गए बताओ, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सबको लिखो, ठीक है। तो अब मैं बोल सकती हूँ प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन या कंपोनेंट्स की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स की डेफिनेशन हो गई, प्योर सब्सटेंसेस विच मेक अप मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन आर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की जगह कौन सा मिक्सचर लिया था, एयर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बनाना सीखोगे बहुत आगे जाओगे, ठीक है, इसलिए रटना होता तो मैं भी एनसीईआरटी उठाती हूँ, पूरा चैप्टर को वन बाय वर्ड बाय वर्ड रीड कर देती, लेकिन तुमको यही समझाना चाहती हूँ बच्चों, देखो सबसे पहले चैप्टर को समझो, और ये जो अभी तुम 6th में हो ना बेटा, छोटे हो अभी तुम, इसलिए नोट्स बना के दे रही हूँ मैं, आगे आगे ना कोशिश करो कि अपनी बुक उठाओ और खुद नोट्स बनाने सीखो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें 1 साल लगेगा, 1 साल मेरे साथ सारी क्लासेस लो 6th को, और 7th में ट्राई कि आपको नोट्स बनाने भी सिखाएंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ा हमने, मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से बनता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस जो मिलके एक मिक्सचर को बनाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2 टर्म्स क्लियर हो गई, कौन कौन सी टर्म क्लियर हो गई, मिक्सचर, कोई भी चीज या तो मिक्सचर होती है या प्योर सब्सटेंस होती है, और अगर प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बना दे तो उन प्योर सब्सटेंस का नाम बदल के हो जाता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वापस अपने चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नाम से समझ आ रहा है किसको सेपरेट करना होगा, प्योर को सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी या मिक्सचर को, बताओ सेपरेट क्या होता है, अलग अलग करना। क्या मैं प्योर सब्सटेंस को अलग कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि वो बेटा अकेला ही तो है, उसको क्या अलग करोगे, हाँ मिक्सचर को अलग कर सकती हो। तो बताओ अगर मैं मिक्सचर को सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है, एक M1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, P1, P2, P3, तो ये होंगे P1, P2, ये वो प्योर सब्सटेंसेस निकलेंगे जिन्होंने इस मिक्सचर को बनाया है, ठीक है, क्लियर है। यानी अगर हम एक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस जिनसे वो बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला आया कि सेपरेट कैसे करना है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है क्यों करना है, वाई सेपरेशन, क्या जरूरत पड़ी है मिक्सचर को अलग अलग प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की। तो उसका रीजन क्या है, देखो बताती हूँ। हम 2 चीजों को अलग क्यों करते हैं, उसका रीजन होता है कि कई बार हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें से हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए होती, अनडिजायरेबल चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे आप पानी पी रहे हो, ठीक है, पानी में मिट्टी मिली है, तो क्या मिट्टी भी पीना चाहते हो, नहीं ना, सिर्फ पानी चाहिए। तो पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर है उसमें से मुझे क्या चाहिए, पानी। तो अनडिजायरेबल क्या है, वो मड, वो डर्टी जो डर्ट्स उसके अंदर है, वो मुझे नहीं चाहिए डर्टी वाटर की। तो अनडिजायरेबल चीजों को अलग करने के लिए हम मिक्सचर को अलग करते हैं। तो पहला रीजन क्या आ गया, वाई वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर, हमको मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत क्यों है, पहला टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, जो चीजें नहीं चाहिए वो हटाने के लिए।
टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, वही बात हो गई, अनडिजायरेबल जो चाहिए नहीं और रिमूव हार्मफुल, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे टी लीव्स है, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय बन गई भाई, अब पत्ती की जरूरत क्या है, मुंह में आके खराबी करेगी ना टेस्ट को, तो टी लीव्स को हटाना अनडिजायरेबल में आ जाएगा और हार्मफुल कंपोनेंट हो जाएगा। हार्मफुल हटाने का मतलब हो जाएगा अगर आप मड फ्रॉम मडी वाटर, अगर आप मडी वाटर में से मड को हटा देते हो तो हार्मफुल चीजें हट जाती है। या एक यूजफुल कंपोनेंट चाहिए तुम्हें, दो चीजें हैं मिक्सचर, मुझे इसमें से एक काम की चीज चाहिए तो उसके लिए, ठीक है, जैसे वही वाली बात, उसका भी एग्जांपल लिख सकते हो, मड लिया तो मड नहीं चाहिए मडी वाटर में से तो पानी ले लिया, क्लियर है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर तो आंसर दे सकते हो, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ सॉलिड मिक्सचर, मिक्सचर तो तुमको पता ही है, ठीक है, ऊपर एग्जांपल लिखवाए थे मिक्सचर के, कौन से एग्जांपल थे, सी वाटर और क्या था, एयर, ठीक है। और तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक एग्जांपल दो सॉलिड मिक्सचर का, समझते हो सॉलिड लिक्विड गैस तो समझते हो ना, तो सॉलिड मिक्सचर का एग्जांपल हो गया सॉइल, लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो गया वही जो ऊपर पड़ा था सी वाटर और मिल्क, और गैसियस मिक्सचर का हो गया एयर। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम क्यों सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को, क्या जरूरत पड़ी है, और कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन आता है कि चलो चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तुमको मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे, क्या एक तक तरीका है, क्या एक ही तरीके से दो चीजें अलग हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, टी लीव्स को अलग करना था टी से, चाय में से पत्ती हटानी थी, तो किसका यूज करते हो, छन्नी बोलते हैं ना, छन्नी से छान लेते हो ना चाय को, जिसे हम बोलते हैं सीव, छन्नी क्या बोलते हैं, सीव, तो सीव करके, सीव का यूज करके, सीविंग करके हमने अलग कर लिया। अब मान लो पानी में सॉल्टी वाटर है, पानी में नमक घुला हुआ है, तो क्या छानने से खत्म हो जाएगा, नहीं, अगर आप छान भी लोगे नमक वाले पानी को तो भी नमक भी पानी के साथ छन के आ जाएगा, तो क्या सीविंग का यूज किया जा सकता है सॉल्टी वाटर पे, नहीं। तो कौन सा मिक्सचर है इस पे डिपेंड करता है कि उसको अलग करने की टेक्निक क्या होगी, ठीक है। अब कौन से मिक्सचर के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी ये बात की बात है, पहले तो हमको ये देखना है कि टेक्निक्स होती कितनी है, कितने तरीकों से चीजों को अलग किया जा सकता है। तो देखो बेटा यहाँ 9 तरीके हैं और 1 बाय 1 सारे तरीकों को समझेंगे। नेम द वेरियस मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट मिक्सचर, मिक्सचर को सेपरेट करने के 9 तरीके, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक, ये सारे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे और लास्ट में, पहले मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, वैसे तो मैं क्लास के लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक मेजर क्वेश्चन यही होगा कि मैं कोई तुम्हें एक मिक्सचर दूंगी, तुमको सोचना है कि ये मिक्सचर जो है ये किस मेथड से अलग होगा, और अगर तुम ये करने में सक्सेसफुल रहे तो यानी कि तुम्हें चैप्टर समझ आया। तो अब अच्छे से ध्यान से एक एक मेथड को समझो कि हर मेथड समझाना क्या चाहता है, किस तरीके से हम चीजों को अलग कर सकते हैं। चलो पहला मेथड है, मैं पहले हल्का सा लैंग्वेज बताती हूँ फिर रीडिंग कराऊंगी। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मतलब होता है मारना, पीटना, कूटना, ठीक है, थ्रेश करना, जोर लगाना, ठीक है। ये थ्रेशिंग का मेथड कहाँ यूज होता है बेटा, जब हम प्लांट्स उगाते हैं ना, तो जैसे आपने गेहूं उगाया या कोई दाल उगाई, तो जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसी के ऊपर उस गेहूं के दाने या पल्स के दाने आते हैं, ठीक है। फिर हम इसको काट लेते हैं, तो ये हमारे पास बड़े बड़े स्टॉक्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है, इन्हें, ये जो पूरे डम्बे डंडे होते हैं जिनपे गेहूं लगा हुआ है या दालें या ग्रेन लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं स्टॉक्स। तो जो इनके ग्रेन्स के दाने होते हैं ना, जो ग्रेन होता है वो स्टॉक पे लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, कैसे अलग करें, तो एक एक दाना निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसको जोर जोर से ऐसे अपने हाथ में पकड़ा और जोर जोर से जमीन पे मारा, ठीक है, जोर जोर से उसे उठा के जमीन पे मारा। तो जमीन पे मारने से क्या होता है कि झटका लगता है स्टॉक को, और जो इसके दाने होते हैं ना ग्रेन्स के, वो इससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग समझ आ गया, थ्रेश करना, पुश करना, मारना, कूटना। स्टॉक को कूटा जाता है, मारा जाता है अच्छे से, धीरे धीरे धप 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 जमीन पे, ताकि उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाए। एक तरीका तो ये है। चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं।
आप कोई पूछे थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टॉक समझते हो ना, वो गेहूं के लंबे लंबे जो पूरे पौधे टाइप होते हैं जो ये हैं, ठीक है, इनको बीट किया जाता है ताकि ग्रेन्स को अलग कर दे स्टॉक में से, एंड फ्रॉम द शाफ्ट दैट कवर्स द ग्रेन्स, ठीक है। अब इसे किया कैसे जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, हाथ में पकड़ते हैं स्टॉक्स को और जोर जोर की जमीन पे मारते हैं, ठीक है। Threshing is done by holding the bundles of stalk in hands and hitting them hard on the surface. In this way, जो ग्रेन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं स्टॉक से। Threshing can also be done with the help of cattle. अभी एक तो तरीका ये है कि भाई उठा के जमीन पे मारो, धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, हम एक जगह पे सारे स्टॉक्स को बिछा देते हैं और फिर कैटल्स को कहते हैं कि इस पे चलो। जब वो चलते हैं, कैटल्स इसके ऊपर से निकलते हैं, तो उनके पैरों के प्रेशर से जो ग्रेन है वो स्टॉक से अलग हो जाते हैं। क्या लिखा है? Threshing can also be done with the help of cattle such as bullocks. In this method, the harvested and dried crop plants are spread on the ground. Ground पे बिछा दिया and various cattle walk over them and the stalk separated from the grain. In larger farms, threshing is also done with the help of machine. अब एक मशीन भी आ गई है। अब जैसे जैसे देखो बेटा टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो हर कोई चाहता है कि काम आराम से हो जाए। तो आराम से काम करने का तरीका क्या होता है? थ्रेशर नाम की एक मशीन आती है, उसमें स्टॉक डाल दो सारे, वो ग्रेन को अलग कर देती है और जो उसका अदर पार्ट होता है उसे अलग कर देती है, ठीक है। ये इजी मेथड है और नॉर्मली अब जैसे बड़ी जगहों पे सब जगह थ्रेशर यूज होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया था, 9 मेथड है सेपरेट करने के। पहला मेथड कौन सा आ गया? थ्रेशिंग। क्लियर हो गया? थ्रेशिंग एक बहुत अनकॉमन मेथड है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ ज्यादातर ग्रेन्स को ही अलग करता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तो कोई दिए नहीं जा सकते। तो थ्रेशिंग मोस्टली ग्रेन्स और स्टॉक को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, तो लिमिटेड यूज है इसका। अब दूसरा आता है हैंड पिकिंग। नाम से ही पता लग रहा है हैंड पिकिंग का मतलब है बेटा कि आप हाथ से लेके चीजों को अलग कर दो, ठीक है। ये नीचे है मेथड, तो यहां से पढ़ लेते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से। आपने देखा होगा घर में कभी कभी जैसे आप राइस बनाते हो या पल्सेस बनाते हो तो उसके अंदर कंकड़ होते हैं, ठीक है। तो हाथ से ही उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। या फिर मान लो आपके पास नेल्स हैं, कीले, जो कि सैंड में है, ठीक है। सैंड में नेल्स हैं तो हाथ से पिक करके निकाल सकते हैं ना। तो हैंड पिकिंग भी एक सिंपल मेथड है जिसमें हम हाथ से पिक करके चीजों को अलग कर देते हैं। हैंड पिकिंग इज द प्रोसेस वेयर अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय हैंड। एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं? द हैंड पिकिंग इज यूज टू सेपरेट दोज मिक्सचर वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल। देखो बेटा, यहाँ आप उन चीजों को तो अलग कर सकते हो जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। जैसे दाल में कंकड़ कितने होंगे? थोड़े से तो होंगे ना, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो आप मुझे 1 किलो चावल और 1 किलो दाल मिला दो और बोलो अलग करो, तो हैंड पिकिंग से पॉसिबल तो है बट बहुत मुश्किल है। तो आपको जब मेथड पिक करना है सेपरेशन का, तो ये भी देखना है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके सेपरेशन ऑफ स्मॉल स्टोन्स, जैसे वही जो पत्थर होते हैं, और आलमंड फ्रॉम सैंड। अगर मिट्टी में आपके बादाम मिले हुए हैं, जो भी सब मिक्सचर है, तो उसे अलग करो। क्लियर हुआ? पहला मेथड कौन सा बताया था? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्लियर है। दूसरा मेथड कौन सा बताया है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग भी क्लियर है, ठीक है। हाथ से छांटना। हर मेथड का आपको मतलब पता होना चाहिए और 2-2 एग्जाम्पल याद कर लेना कि इनसे अलग होने वाली 2 चीजें, ठीक है। अब तीसरा आता है विनोइंग। तीसरा मेथड है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? देखो बेटा, विनोइंग का मतलब होता है कि पहले ये भी मेनली ग्रेन के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने ग्रेन, एक हल्की चीज और एक भारी चीज, मोस्टली इसमें एयर का यूज किया जाता है, इसलिए हल्की और भारी चीज जब मिक्स होते हैं तो विनोइंग को यूज किया जाता है। एक पिक्चर दिखाती हूँ, देखो ये विनोइंग क्या होता है? भूसा। जब आप ग्रेन्स बनाते, दाल वाल उगाते हो, तो जो दाल वगैरह उगती है उसके बहुत सारा भूसा होता है, ठीक है। तो उस भूसे से दाल को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? विनोइंग। क्या लिखा है? विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा की हेल्प से क्या करते हैं? कोई भी पर्सन एक ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, और ऊपर से एक पॉट में या किसी भी चीज में लेके वो जो मिक्सचर है उसको नीचे गिराया जाता है। होता क्या है? हवा चल रही है, हवा चलने से जो हल्का होता है, जो भूसा होता है, वो तो उड़ जाता है उधर दूसरी तरफ, और जो ग्रेन होते हैं वो जमीन पे आके गिर जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं विनोइंग। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो घर में भी हमारे पास कोई चीज है, ठीक है,
मान लो एक वही यही सामान हमारे पास घर में भी है, भूसा होता है, तो हम एक थाली में लेके उसको ऐसे झटकते हैं, ऊपर हवा में मारते हैं तो वो उड़ जाता है। अच्छा, एक चीज एग्जांपल याद है, मूंगफली होती है, मूंगफली को जैसे लोग भूनते हैं, ठीक है, तो उसका जो छिलका होता है वो हल्का होता है और पीनट भारी होता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा रब किया तो अलग हो जाते हैं वो पीनट और पीनट के छिलके। अब उनको अलग कैसे करते हो, ऐसे उसको हल्का हल्का ऊपर उछालते हो और फूक मार देते हैं। यहाँ तो विंड है, चलती विंड में ही हो सकता है, लेकिन हम लोग घर पे छोटा सा अगर मिक्सचर है तो हम ऐसे फूक मार मार के भी उसको उड़ा देते हैं, है ना, तो वो भी विनोइंग ही है। तो विनोइंग कैसे, किस पे विनोइंग कहाँ किया जा सकता है? विनोइंग वहां किया जा सकता है जहां बच्चों एक चीज बहुत लाइट वेट की हो, जो कि हवा के साथ उड़ जाए, और एक थोड़ी हैवी हो, जैसे मैंने बताया पीनट्स और पीनट्स के छिलके। अब अगर मैं यहीं पे पीनट्स ले लूं और साथ में कैश्यू ले लूं, काजू ले लूं, तो क्या ऐसे उड़ाने से फूक से उड़ जाएंगे? नहीं उड़ेंगे ना। वो किससे अलग होंगे? वो अलग होंगे हैंड पिकिंग से, ठीक है। तो हर चीज के मिक्सचर को समझो, हर टेक्निक को समझो, और फिर सोचो कि कौन सा मेथड यूज होगा। विनोइंग हो गया, ठीक है। विनोइंग कैसे की जाती है? इन विनोइंग द मिक्सचर इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट। मिक्सचर को विनोइंग बास्केट में लिया जाता है। जो फार्मर होता है वो एक हायर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है एंड अलाउ करता है मिक्सचर को फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट, ऊपर से गिराता है, एंड शेकिंग द बास्केट। द व्हीट ग्रेन जो हैवी होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं, एंड जो लाइट के साथ, जो हल्का पार्ट होता है वो लाइट के साथ, वो एयर के साथ उड़ जाता है। क्लियर है? यूज क्या है? विनोइंग यूज किया जाता है सेपरेटिंग हैवी एंड लाइटर। क्लियर है ना? हैवी चीजों को और लाइटर चीजों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है विनोइंग। एग्जाम्पल, व्हीट या राइस को अलग कर सकते हो ग्रेन से, और छोटे मोटे स्टोन्स को भी। बस बेसिकली इसमें दो ही चीजें हैं जो सिंपल बात है विनोइंग में। एक चीज इतनी हल्की होनी चाहिए जो हवा में उड़ जाए, और दूसरी चीज इतनी भारी होनी चाहिए जो हवा में ना उड़े। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, 3 मेथड हो गए हमारे। थ्रेशिंग पता लग गया, हैंड पिकिंग पता लग गया, विनोइंग पता लग गया। ठीक है, अब है सीविंग। सीव का तो मैंने एग्जांपल दिया है, छन्नी। छन्नी से जैसे छानते हैं, ठीक है, टी लीव्स को, उसे बोलते हैं सीविंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ सीव, सीव होती है छन्नी, इज कॉल्ड सीविंग। इट इज यूज्ड टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर विच हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज। जैसे विनोइंग में क्या, विनोइंग का क्या प्रिंसिपल था? विनोइंग का प्रिंसिपल था एक चीज हवा में उड़नी चाहिए, एक चीज हवा में नहीं उड़नी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सीविंग का बेसिकली मतलब क्या है कि जो सीव है, अब अपने घर की सीव देखिए, छन्नी, वो छन्नी जो मिक्सचर है उसमें दो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो एक छन्नी को क्रॉस कर जाए और एक क्रॉस ना कर पाए। बस यही सिंपल लॉजिक है। जैसे टी में से टी लीव्स को हटाना है, तो टी लीव्स और टी तो छन्नी को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन टी लीव्स नहीं कर पाएंगे, तो सेपरेट हो गया। अब मैं वापस आती हूँ, सॉल्टी वाटर, सॉल्ट और वाटर, वाटर भी छन्नी को क्रॉस कर जाएगा, सॉल्ट भी कर जाएगा, तो इसको यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब वापस आते हैं, जैसे कि पीनट्स और उसके छिलके, ठीक है, जो पीनट्स हैं और उसके साथ जो उसके छिलके हैं वो लाइट वेट के हैं, ठीक है। तो अगर छन्नी लेंगे तो पीनट्स भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसके छिलके भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक को नहीं यूज किया जा सकता। तो इसका प्रिंसिपल क्या है सीविंग का? सीविंग का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो छन्नी को क्रॉस कर जाए, पार कर जाए, और एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो क्रॉस ना करे। अब क्या सीव एक तरीके की होती है? नहीं। देखो, सीव भी अलग अलग तरीके की होती है। जो चाय की छन्नी तुमने देखी है, देखिए ना चाय की छन्नी, वो बहुत पास 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 डॉट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और छन्नी भी आती है जिसमें बड़े बड़े डॉट्स होते हैं, दूर दूर, घर पे देखी होंगी, ठीक है, जिससे हम सब्जियां धोते हैं। उसमें भी यही रूल यूज होता है। सब्जियां ली, अब सब्जियों को पानी से धोना है, तो इसमें डाल के सब्जियों में पानी डालते हैं, तो पानी निकल जाता है और सब्जियां इसी छन्नी में रह जाती हैं। तो क्या सीव एक ही साइज की होती है? नहीं, सीव अलग अलग साइज की होती है। ऐसी ही एक सीव देखो, ये भी है बड़ी सी, ये बड़ी सी सीव होती है, ठीक है। इसमें जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे नहीं होते चाय की छन्नी के जैसे, थोड़े से बड़े होते हैं। अब मान लो मेरे पास सैंड है और सैंड में बहुत सारे स्टोन्स मिले हुए हैं, मिट्टी में कंकड़ मिले बड़े बड़े, तो सैंड मुझे प्योर चाहिए ना, तो मैं इसमें सैंड डालूंगी, तो सैंड तो निकल जाएगी और जो स्टोन्स है वो इसी में रह जाएंगे। क्लियर है? सीविंग क्या होता है? छानना। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर फ्रॉम सीव इज कॉल्ड सीविंग। इट इज यूज्ड टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर which have components of different size.
एग्जाम्पल, सेपरेट व्हीट ब्रांड फ्रॉम फ्लोर। अच्छा, ये भी देखा होगा, घर पे एक आटा की छन्नी भी होती है, जैसे आटा गूंदने से पहले मम्मी छनती है, क्यों? उससे उसमें जो व्हीट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं छिलके वाले, वो निकल जाते हैं। ठीक है, ब्रांड बोलते हैं उसे, ब्राउन ब्राउन जो होते हैं। और सैंड लेने के लिए और डिफरेंट साइज। अब एक और चीज समझना, ये बहुत अच्छा बच्चों, ये तुम्हें नहीं पता होगा, जरा ध्यान से समझना। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना साइज के हिसाब से सेल की जाती हैं। काजू, कैशियो, काजू जितना प्रॉपर साइज का होगा, फुल साइज का होगा, वो उतने ही ज्यादा रेट पे बिकेगा, और जितना टूटता जाएगा, स्मॉल साइज का होता जाएगा, उतने कम पे। सिमिलरली पर्ल्स, पर्ल्स होते हैं मोती, मोती भी अपने साइजेस के अकॉर्डिंगली सेल होते हैं। तो हमको ना इनको अलग करना होता है। तो हम इनको कैसे अलग करें? भाई बड़े अलग, छोटे अलग। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास पर्ल्स हैं बहुत अलग अलग साइज के। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ पर्ल्स हैं जो अलग अलग साइज के हैं। एक ये इस साइज के पर्ल्स हैं, ठीक है, एक इस छोटे छोटे साइज के पर्ल्स हैं, एक मिड साइज के पर्ल्स हैं। अब मुझे मान लो फिलहाल तीनों हैं, तीनों, दो भी नहीं, बड़ा काम करेंगे हम, छोटे क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम लेंगे बड़े क्वेश्चन। अगर ये होता, मान लो दो, ये साइज और ये साइज, तो हम क्या करते, एक छन्नी लेते। वो छन्नी किस तरीके की लेते, जिसमें से ये तो क्रॉस कर जाए और ये रुक जाए। ठीक है ना, तो इतने बड़े साइज की छन्नी ले लेते, जिसमें से छोटे वाले निकल जाते और बड़े वाले रुक जाते। अच्छा, अब तो यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब 2-3 साइजेस के अवेलेबल है। दिमाग लगाना सीखो, सोचो जरा 1 मिनट। अभी तक तो 2 साइज के अवेलेबल थे, तो हमने एक इस साइज के अवेलेबल थे, एक इस साइज के अवेलेबल थे, तो हमने सीव इस तरीके से ली कि इसमें से ये निकल जाए, तो ये बच गए। क्लियर? छन्नी ऐसे साइज की ली। अब क्वेश्चन है कि 3 साइज के अवेलेबल है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो क्या करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे, 2 बार प्रोसेस करेंगे। पहले एक बार ऐसी सीव लेंगे जिसमें से सबसे छोटे वाले निकल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, छोटे वाले तो निकल गए, अब यहां कौन से रह गए, बड़े वाले और मिड साइज वाले। फिर हम एक और सीव लेंगे, इस बार मिड साइज वाले का साइज ले लेंगे, अब वो निकल जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे, ये वाले। क्लियर है? ठीक है, तो सीविंग को अपने दिमाग लगा के जहां से जहां यूज कर सकते हो वहां करना। बस सीविंग का एक ही रूल है, उन चीजों को अलग कर सकते हैं जिनका साइज अलग हो। ठीक है, क्लियर? चलो, सीविंग भी हो गया। अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा मेथड है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सेपरेशन वैसे जितना मैंने समझा दिया है, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया तो खुद ही हो जाना चाहिए, लेकिन तब भी मैं समझा देती हूँ। मैग्नेटिक सेपरेशन का कब यूज होता है, जब 2 ऐसी चीजें मिली होती हैं जिसमें से एक मैग्नेटिक होती है और एक नॉन मैग्नेटिक होती है। जैसे सैंड है, सैंड में तुमने आयरन की नेल्स मिला दी। ठीक है, आयरन की नेल्स मिला दी, अब क्या करो, कुछ मत करो, मैग्नेट लेके जाओ, यहाँ मैग्नेट घुमाओ इसके पास, आयरन नेल्स इस पे आ जाएंगी और सैंड बच जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन कहाँ यूज हो सकता है, पहली बात हमेशा याद रखो, मैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ वहां यूज हो सकता है जहां एक चीज मैग्नेटिक हो। मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, और एक चीज नॉन मैग्नेटिक हो। अगर दोनों ही मैग्नेटिक होंगी तो सेपरेट नहीं हो सकता, अगर दोनों ही नॉन मैग्नेटिक होंगी तो भी सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम द मिक्सचर। सिर्फ आयरन कंपोनेंट मतलब जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, सिर्फ उन्हीं को अलग किया जा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आयरन सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। होता क्या है इसमें, जो आयरन के सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरफ चले जाते हैं, और बचा हुआ जो दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो बच जाता है। क्लियर है? हाउ इट इज डन, कैसे किया जाता है? इन ऑर्डर टू सेपरेट आयरन फ्रॉम अ मिक्सचर, अ हॉर्स शू मैग्नेट, जरूरी नहीं है हॉर्स शू, ये तो इन्होंने लिखा हॉर्स शू मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, वैसे हॉर्स शू ये वाली होती है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, नॉर्थ साउथ पोल समझ जाना। ठीक है, तो हॉर्स शू मैग्नेट को यूज किया जाता है, आयरन फीलिंग इससे अटैच हो जाती है और वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ बेटा, आप तो पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, कभी कभी ना आप देखना रोड पे ना कुछ लोग घूम रहे होते हैं और उसके हाथ में ना एक ऐसा होता है,
इस पे मैग्नेट लगी होती है और एक छोटा सा डंडा या धागा जैसा होता है, और वो इसको ना ऐसे जमीन पे घुमाते 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 चल रहे होते हैं, रोड पे चलते जाते हैं और ये जमीन से ऐसे ऐसे घुमाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि वो लोग ना उसको उससे आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी रोड पे जो भी आयरन का सामान तो स्क्रैप वाले क्या करते हैं कि जो भी आयरन का सामान होता है ना वो इससे पिक कर लेते हैं और फिर उसको स्क्रैप में बेच देते हैं। ठीक है, तो स्क्रैप वाले भी इसको यूज करते हैं क्योंकि उनको आयरन कंपोनेंट चाहिए होता है। तो एप्लीकेशन क्या है, ये यूज कहाँ किया जाता है? एप्लीकेशन का मतलब कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज हो रहा है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि आपका एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन क्या है, आप कहाँ यूज करते हो ब्रेन को? गेम्स में यूज करते हो कि पढ़ाई में यूज करते हो, है ना? तो हर बच्चा अपने एप्लीकेशन अलग होती है। ठीक है, तो इस टेक्निक की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ अप्लाई किया जाता है? ये अप्लाई किया जाता है स्क्रैप आयरन। अगर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, बहुत सारा कूड़ा है, तो उसमें से आप आयरन निकाल सकते हो। और सल्फर और आयरन फिलिंग, सल्फर मत याद करना, अगर सल्फर याद रहता तो ठीक है, वरना सैंड भी याद कर लेना। सल्फर वैसे पाउडर ही होता है। ठीक है, तो सैंड और आयरन फिलिंग्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? अब आज की क्लास में बच्चों देखो हमने 5 टेक्निक्स कर ली हैं, अब बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट को भी देखना और अच्छे से करना, और उसी में मैं क्वेश्चन पूछ के पता करूंगी कि तुमने कितना पढ़ा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।